नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य केंद्रों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम पहले वीडियो में नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि शिक्षा के केंद्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। शेष रहे केंद्रों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। प्राचीन काल से तक्षशिला ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। इसकी प्रसिद्धि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो चुकी थी। इसकी स्थापना भरत ने की थी और इसका प्रशासन तक्ष को सौंपा था। अतः तक्ष के नाम पर इस स्थान का नाम तक्षशिला हुआ। महाभारत से पता चलता है कि जन्मेजय ने अपना नाग यज्ञ यहीं संपन्न किया था। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में तक्षशिला एक नगर के रूप में विकसित हो चुका था। इसलिए यहाँ विद्वानों का होना स्वाभाविक था और इस कारण ज्ञान चर्चाओं का होना भी स्वाभाविक था। जातक कथाओं से पता चलता है कि देश के विभिन्न स्थानों से छात्र यहाँ आकर आचार्यों के सानिध्य में रहकर शिल्प का ज्ञान प्राप्त करते थे। यहाँ वेदों के साथ हस्तिसूत्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद एवं 18 शिल्पों की शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी। देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इनमें वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजगृह, उज्जैन आदि नगरों के विद्यार्थी होते थे, जो यहाँ की ज्ञान गरिमा से परिचित होने के कारण यहाँ पर आते थे। पाटलिपुत्र के निवासी जीवक ने तक्षशिला में रहकर ही अध्ययन किया, जो आगे चलकर आयुर्वेद के महान विद्वान बने। वह महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। कौशल शासक प्रसेनजीत, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, महान अर्थशास्त्री कौटिल्य, वैद्य जीवक और पाणिनि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण कर कर अपने क्षेत्र में विख्यात हुए। आयुर्वेद, शैल चिकित्सा, धनुर्विद्या, युद्ध कला, ज्योतिष, भविष्य कथन, मुनिमी, व्यापार, कृषि, रथ चालन, इंद्रजाल, नाग वशीकरण, संगीत, नृत्य और चित्रकला शिल्प के अंतर्गत आते थे। कौशल से विद्यार्थी वहां जाकर अनेक विषयों में पारंगत होते थे। इसके वर्तमान अवशेष इस बात के प्रमाण है कि तक्षशिला ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक अनेक उथल पुथल देखे। यवन, शक, पहलव, कुषाण, हूण के अनेक आक्रमणों का इसे सामना करना पड़ा। इन आक्रमणों का परिणाम यह हुआ कि नवीन ज्ञान विज्ञान का संपर्क भारत से हुआ तथा भारतीय जनमानस में उनका प्रवेश भी प्रारंभ हो गया। विदेशी खरोष्ट लिपि का धीरे धीरे प्रचार और यूनानी तक्षण कला, मुद्रा निर्माण कला तथा दर्शन शास्त्र का प्रसार भारत में होने लगा। इनसे भारतीय विश्व में नया आयाम आया। जातक युग में यहाँ ब्रह्मचर्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी, जो वेद और शिल्प में पारंगत होते थे और एकांत में रहते थे। शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था स्वयं के लिए सुख की प्राप्ति, न कि उपाधि की प्राप्ति। छात्र अपने इच्छानुसार विषय पढ़ते थे। शिक्षा का प्रधान उद्देश्य स्वयं की सुख की अनुभूति थी। एक जातक से पता चलता है कि एक आचार्य से 103 विद्यार्थियों ने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य के यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य के साथ साथ दर्जी और मछली मारने वाले निम्न जाति के लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे। धनी और निर्धन दोनों प्रकार के छात्र समान रूप से गुरु के शिष्य होते थे। तत्कालीन युग में धनी छात्र धनराशि के साथ गुरु दक्षिणा देते थे और निर्धन छात्र श्रम करके गुरु दक्षिणा
प्रदान करते थे। योग और मेधावी छात्रों को राजकीय सहायता प्राप्त होती थी। तक्षशिला के शिक्षा के केंद्र का महत्व 4वीं शताब्दी ईस्वी तक ही था, क्योंकि 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाले फाहियान ने इस संबंध में कोई विवरण नहीं दिया है जिससे यह जाना जा सके कि तक्षशिला उस समय शिक्षा और विद्या का प्रधान केंद्र था। अब हम बात करेंगे काशी की। विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में काशी का महत्व वैदिककालीन है। उपनिषद युग में काशी एक प्रतिष्ठित शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। काशी का शासक अजातशत्रु अपनी ज्ञान, गरिमा, प्रतिभा और विद्वता के लिए संपूर्ण देश में विख्यात था। उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर देशों से विद्यार्थी काशी आते थे। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के शासक अशोकसेन के पुत्र थे, जिन्होंने जैन धर्म की सर्वप्रथम आचार संहिता निर्मित की और महावीर स्वामी को उस पर विचार करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी स्थिति में काशी जैन धर्म और दर्शन का एक प्रधान केंद्र बन चुका था। वैदिक दर्शन, ज्ञान, तर्क और शिक्षा में काशी अग्रणीय था। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन काशी में ही किया और सर्वप्रथम अपने ज्ञान का प्रसार यहीं से प्रारंभ किया, ताकि उनका प्रभाव काशी के विद्वानों पर पड़ सके। जातक कथाओं से पता चलता है कि यहाँ के विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों की आयु कम से कम 16 वर्ष होना आवश्यक थी। अशोक ने यहाँ पर अनेक बौद्ध विहारों और मठों का निर्माण कराया। 7वीं शताब्दी में हेनसांग ने यहाँ के विहारों, चैत्य और स्तूपों को देखा। उनके अनुसार यहाँ अनेक मंजिलों वाले भवन थे जो अत्यंत आकर्षक और लुभाने थे। स्पष्ट है कि काशी वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों ही शिक्षाओं की केंद्र स्थली रहा है। अलबेरुनी लिखता है कि हिंदू विद्या हमारे विजित प्रदेशों से भागकर कश्मीर और वाराणसी जैसे दूर प्रदेशों में चली गई, जहां मेरे हाथ भी नहीं पहुंच सकता। मध्ययुगीन अभिलेखों से पता चलता है कि वाराणसी में वेदों का अध्ययन भी किया जाता था। काशी घेड़वालों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण आवास था। प्रसिद्ध कश्मीरी कवि श्री हर्ष घेड़वाल शासक विजयचंद्र के दरबार में थे। उन्होंने नेसर चरित्र की रचना काशी में ही की। कबीर और तुलसीदास जैसे संत काशी से ही संबंधित रहे हैं। अब हम बात करेंगे धारा। यह मालवा के परमारों की राजधानी थी। पूर्व मध्यकाल में यह नगर विद्या और ज्ञान का प्रधान केंद्र था। नव साहसांकन चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त परिमल यहीं के निवासी थे। अमित गति, शोभन, हलायुद्ध आदि विद्वान इसी युग के थे। मूंज के शासनकाल में धारा नगरी हिंदू धर्म और शिक्षा का प्रधान केंद्र बन चुकी थी। अनेक विद्वान इस नगर को सुशोभित करते थे। सम्राट भोज अपने पूर्ववर्ती शासक मूंज की भांति एक विद्वान और प्रतिभाशाली शासक था। वह स्वयं अनेक विषयों का प्रकांड विद्वान था। वह राजनीति, दर्शनशास्त्र, ज्योतिष, वास्तु, काव्य, साहित्य, व्याकरण, चिकित्सा आदि विषयों में पारंगत था। इन विषयों से संबंधित उसने अनेक ग्रंथों की रचना की। इसलिए भोज को कविराज की उपाधि भी दी गई थी। भोज के दरबार में धनपाल, विज्ञानेश्वर, अवट आदि अनेक विद्वान लेखक रहते थे, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना करी। भोज के द्वारा स्थापित भोजशाला विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात था। इसके अतिरिक्त उसने अनेक विद्यालयों की स्थापना करी। भोज की मृत्यु पर किसी कवि ने सही कहा था कि उसकी मृत्यु से धारा आधारहीन हो गई, सरस्वती आश्रयहीन हो गई और समस्त पंडित खंडित हो गए। अब हम बात करेंगे कन्नौज की। उत्तर भारत में कन्नौज का उत्कर्ष हर्ष के समय से ही प्रारंभ हो चुका था। यह नगर राजधानी ही नहीं बल्कि हिंदू और बौद्ध विद्या और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यहाँ शिक्षा का अनवरत विकास होता रहा। अनेक विषयों की ज्ञाता इस नगर की शोभा बढ़ाते थे, जो अपने शिष्यों को विभिन्न विद्याएं पढ़ाते थे। भानभट्ट ऐसे ही एक आचार्य थे। हर्ष ने स्वयं ने अनेक ग्रंथों की रचना की। बौद्ध और हिंदू धर्म के बीच दार्शनिक शास्त्रार्थ भी कन्नौज में ही हुआ। कन्नौज के ब्राह्मण पंडित अपनी विद्वता के लिए संपूर्ण देश में विख्यात थे, ऐसा हेनसांग ने भी स्वीकार किया है।
गुजर पितिहारों के युगों में भी कन्नौज शिक्षा केंद्र बना रहा। उस समय के लेखक राजशेखर ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी आदि प्रमुख हैं। घेरवालों के युग में भी कन्नौज का यश उसी प्रकार का था जिस प्रकार का हर्ष के समय था। अब हम बात करेंगे कांची। कांची दक्षिण भारत में पल्लव वंशी शासकों के नेतृत्व में शिक्षा का एक महान केंद्र बन चुका था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में इसकी प्रतिष्ठा भी काफ़ी बढ़ गई थी। पूर्व मध्य युग में दक्षिण भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली नगर भी यह बन चुका था, जहां अनेक आचार्य वैदिक साहित्य का अध्ययन कार्य किया करते थे। कांची के शिक्षा केंद्र के विकास विश्वविद्यालय के रूप में हुआ था। भारत के दक्षिण भाग के निवासी के अतिरिक्त संपूर्ण देश के निवासी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। महाकवि दंडी ने कांची के राजर्षि में ही रहकर अनेक ग्रंथों की रचना की। भारवी भी संभवतः इसी युग में हुआ था। कदम वंशी राजकुमार मयूर वर्मन ने कांची में शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वात्स्यायन और दिगनाग जैसे महान ज्ञाता कांची विश्वविद्यालय में ही रहकर शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। वस्तुतः संस्कृत भाषा और साहित्य का उत्कर्ष कांची में ही अत्यंत तीव्र गति से हुआ था। अब हम बात करेंगे अनहिल पाटन की। पूर्व मध्य युग में गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी अनहिल पाटन थी, जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात थी। यहाँ अनेक विद्या मंदिर की स्थापना हुई। हिंदू धर्म दर्शन के अतिरिक्त जैन धर्म और दर्शन की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। चालुक्य शासक विद्वान होने के कारण विद्या और शिक्षा के उत्कर्ष में सहयोग देते थे। हेमचंद्र, रामचंद्र, उदयचंद्र, जयसिंह, यशपाल, वस्त्रराज, मेरुतुंग जैसे लेखकों ने अनहिल पाटन के आश्रय में रहकर ही विभिन्न ग्रंथों की रचना की। इनमें सबसे प्रधान लेखक है हेमचंद्र, जिसने व्याकरण, छंद, शब्दशास्त्र, साहित्य, कोश, इतिहास, दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर अलग अलग ग्रंथों की रचना की। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि विभिन्न विषयों का उत्कर्ष और प्रसार अनहिल पाटन में हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र काफ़ी रहे हैं, जहाँ हिंदू धर्म दर्शन के अतिरिक्त जैन धर्म दर्शन और बौद्ध धर्म दर्शन का भी अध्ययन किया व कराया जाता था। धन्यवाद।